अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत शुरू हो गई है। लेकिन साथ ही दोनों सूबों में इलेक्शन से मुताल्लिक अस्कुद नोटिस पर 2 जजेस का एक अहम तफसीली फैसला भी सामने आ गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपनी सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल बंदूखेल पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसने आज 1 मार्च के फैसले की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत शुरू की है। लेकिन आज की समाअत मुकम्मल होने के कुछ ही देर बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अस्कुद नोटिस पर अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसके बाद उस फैसले से मुताल्लिक ही नई आईनी बहस शुरू हो गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस फैसले की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक समाअत शुरू की है, उस फैसले पर ही सवालिया निशान लग गया है। 1 मार्च का फैसला 3-2 का फैसला है या 4-3 का फैसला है, इस हवाले से इबाहम पैदा हो गया है। चीफ जस्टिस ने जिसे 3-2 का फैसला करार दिया, आज 2 जजेस ने उसे 4-3 का फैसला करार दिया है और नतीजा उलट है। चीफ जस्टिस के सुमोटो दायरा इख्तियार और अदालत को चलाने के तरीक़ाकार पर भी सवालात उठा दिए गए हैं। मुल्क में इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसका नतीजा क्या निकलेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इसके असरात सिर्फ अदालत ही नहीं बल्कि मुल्क के सियासी निज़ाम और मुस्तकबिल पर भी होंगे। आज की समाअत और 2 जजेस के तफसीली फैसले को आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले लाजमी है कि आपको इस सब का पस मंज़र बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब गुज़िश्ता साल 17 मई को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस जमाल खान बंदूखेल पर मबनी बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए 3-2 की अक्सरियत से यह करार दिया था कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार ही नहीं होगा। हालांकि उस बेंच में शामिल जस्टिस मजहर आलम मियां खैल ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि आर्टिकल 63A को दोबारा लिखने की कोशिश की तो इससे दीगर आइनी शिकें मुतासिर होंगी और ये आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि आर्टिकल 63A की मजीद तशरीह की ज़रूरत नहीं है, जजिस को दायरा इख्तियार में रहते हुए आइन की तशरीह करनी चाहिए और जजिस को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसी केस की समाअत के दौरान 24 मार्च 2022 को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि रुकने कौमी असम्बली की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में वज़ीर आज़म के खिलाफ डाले गए वोट को शुमार ना करना तौहीन आमेज हो सकता है। लेकिन बाद में खुद चीफ जस्टिस ने भी वोट ना गिनने का फैसला दे दिया। इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 26 जुलाई को पंजाब में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग कलअदम करार दे दी थी। हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म कर दी थी। चौधरी परवेज़ इलाही की फौरी हल्फ बर्दारी का हुक्म दे दिया था और करार दिया था कि असेंबली में पार्टी सरबराह का नहीं बल्कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला माना जाएगा। इस केस की समाअत के दौरान हुकूमती वकला ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया और मुतालबा मंजूर ना होने की सूरत में अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। इसके बावजूद 3 रुकनी बेंच ने यकतरफा समाअत करते हुए यह फैसला जारी कर दिया था और ये 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल था। फिर रवां साल जनवरी के महीने में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील करने का फैसला किया तो वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने खुलकर इस फैसले की मुखालफत की और यह भी कहा कि 99% अरकान असेंबली नहीं चाहते कि असेंबली टूटे। लेकिन फिर भी इमरान खान के दबाव पर वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने 12 जनवरी को पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए और 14 जनवरी को असेंबली खुद ब खुद तहलील हो गई। और फिर 16 फरवरी को जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने मुअत्तिल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुनते हुए पंजाब में वक्त पर इंतखाबात ना होने पर तशवीश का इजहार कर दिया और मामला खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। इसी दौरान चौधरी परवेज़ इलाही की एक आला अदालती शख्सियत से मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सामने आ गई, जिसके बाद दीगर ऑडियोज़ भी सामने आ गई। लेकिन इसी दौरान 22 फरवरी को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के नोट पर अस्कुद नोटिस लेते हुए अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे। 23 फरवरी को पहली समाअत हुई तो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अस्कुद नोटिस लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अदालत में अपना नोट पढ़ा। जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने असेंबलियों की तहलील से मुताल्लिक सवालात उठा दिए थे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए थे कि सूबाई असेंबलियों की तहलील का भी अस्कुद नोटिस लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि क्या असेंबलियां किसी के डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं? नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली तहलील कैसे हो सकती है? जिसके बाद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। 24 फरवरी की समाअत में नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI ने
जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और उनकी बेंच से अलहदगी का मुतालबा कर दिया। इसी दिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुकूमती इत्तेहाद के वकील फारूक नाइक से मुकालमा किया था कि मिस्टर नाइक, आपका क्या ख्याल है, क्यों ना ये मामला फुल कोर्ट सुने। तो इस पर फारूक नाइक ने कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। लेकिन फिर 25 और 26 फरवरी यानी हफ्ते और इतवार को समाअत नहीं हुई और फिर 27 फरवरी की सुबह तहरीरी हुक्मनामा आ गया। तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूखैल और जस्टिस अतर मिनल्ला के इजाफी नोट्स शामिल थे, जिनमें समाअत के नकात और तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला 27 और 28 फरवरी की समाअत में शामिल नहीं थे, लेकिन 23 और 24 फरवरी की समाअत में शामिल थे और उनके नोट्स भी 23 फरवरी के तहरीरी हुक्मनामे में शामिल थे। लेकिन 27 फरवरी की जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कमरा अदालत में आकर बताया कि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच से अलग हो गए हैं। और फिर 5 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत जारी रखी और फिर 1 मार्च को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हुक्म दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। पंजाब के लिए तारीख सदर मुमलिकत दें और खैबर पख्तूनख्वा के लिए सूबाई गवर्नर तारीख मुकर्रर करें। लेकिन उसी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखैल ने जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला की राय को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर उससे इत्तफाक कर लिया था। इससे हुकूमती इत्तेहाद ने यह नतीजा निकाला था कि यह 4-3 का फैसला है, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल के बजाय 8 अक्टूबर को कराने के फैसले पर और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन में ताखीर पर तहरीक इंसाफ ने 3-2 के फैसले की खिलाफवर्जी पर दोबारा अदालत से रुजू कर लिया। और आज तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई तो उसके बेंच में चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस केस सुनने और अपने नोट्स देने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला को तो नहीं लिया, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन को बेंच का हिस्सा बना लिया, जिस पर हुकूमती वकला ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और वो खुद ही बेंच से अलग भी हो गए थे। जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला खुद बेंच से अलग नहीं हुए थे, बल्कि अपना मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ा था। चीफ जस्टिस ने दोनों जजेस को उस वक्त भी बेंच से अलग कर दिया था और आज बनने वाले बेंच में भी शामिल नहीं किया। हुकूमती वकला ने सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की खुद नोटिस केस सुनने वाले बेंच में शमूलियत का मुतालबा भी किया था, लेकिन दोनों सीनियर जजेस न सिर्फ उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, बल्कि आज बनने वाले बेंच में भी शामिल नहीं है। मौजूदा बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल नहीं है, जिन्होंने न सिर्फ खुद नोटिस केस आखिर तक सुना था, बल्कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदूखैल से सीनियर भी हैं। आज समाअत के आगाज़ में तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए और दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की 3 बार तौहीन की गई। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन की तारीख नहीं दी। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद 30 अप्रैल की तारीख दी थी। जस्टिस जमाल मंदूखैल ने पीटीआई वकील से सवाल किया कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट आइन और अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए। जस्टिस जमाल मंदूखैल ने अली जफर से सवाल किया कि आप किस अदालती हुक्म पर अमल दरामद चाहते हैं। अली जफर ने जवाब दिया कि मैं 1 मार्च के हुक्मनामे की बात कर रहा हूँ, जिसमें 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म है। जस्टिस जमाल मंदूखैल ने फिर सवाल पूछा कि क्या 1 मार्च का हुक्म अदालती हुक्म है। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने मुदाखलत करके रिमार्क्स दिए कि मेरे मुअज़्ज़िज़ साथी दस्तखत शुदा अदालती फैसले का हवाला देना चाह रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हों, फैसलों में इख्तिलाफी नोट मामूल की बात है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क देते हुए कहा कि सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख बदल सकता है। ये पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी गई तारीख को बदला है। हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख बदलने का इख्तियार है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने में आर्टिकल 254 का सहारा लिया है। क्या ऐसे मामले में आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। आर्टिकल 254 आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देता। हम जल्द अज जल्द इस केस का फैसला करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की दरख्वास्त में उठाए गए सवालात पर जवाब दे। इस मरहले पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि केस को 2 से 3 दिन बाद मुकर्रर कर दें। अटॉर्नी जनरल शहजाद इलाही ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती तक समाअत मुलतवी की जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि नामजद अटॉर्नी जनरल मुझसे आज मुलाकात करके गए हैं। कल तक नए अटॉर्नी जनरल भी आ जाएंगे। हुकूमत और पीटीआई इंतखाबात चाहते हैं तो यकीन दहानी कराना होगी। यकीन दहानी क्या होगी ये अदालत ने नहीं बताना, आपने तय करना है। अदालत को सिर्फ दोनों इतराफ से यकीन दहानी चाहिए। इंतखाबात पुरअमन,
शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए। यकीन दहानी कराएं कि शफाफ इंतखाबात के लिए PTI और हुकूमत पुरअमन रहेंगे। इसके बाद अदालत ने PTI की दरख्वास्त में शामिल तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए और समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। आज की अदालती कार्रवाई में 1 मार्च के फैसले पर बात हुई और फिर समाअत खत्म होने के कुछ ही देर बाद 1 मार्च के फैसले में इजाफी नोट्स देने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल का फैसला सामने आ गया, जिसमें उन्होंने जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसलों से इत्तफाक करते हुए उन्हें अपने दिए गए फैसलों के साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला करार दे दिया है और अज खुद नोटिस खारिज कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक 24 फरवरी को नून लीग पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने दरख्वास्त दायर की और इस्तदा की कि 9 रुकनी बेंच में से 2 रुकन जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी खुद को बेंच से अलहदा कर लें। इस सूरत हाल को देखते हुए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच का इजलास तलब किया और इस इजलास में गौर व फिक्र के बाद जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने खुद को बेंच से अलहदा करने का फैसला कर लिया। फैसले के मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी, जो पहले ही इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने का फैसला दे चुके थे और अपने फैसले में बेंच में बैठने का मामला भी चीफ जस्टिस पर छोड़ चुके थे और ये लिख चुके थे कि हम बेंच में रहने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने एक नया बेंच तश्कील दिया जो 5 रुकनी था, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी को बेंच से निकालने का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। इसलिए हमने ऑर्डर जारी ना करने से मुताल्लिक वजूहात को बयान करना जरूरी समझा ताकि उन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। फैसले के मुताबिक हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा फैसला हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से इत्तफाक करता है और मौजूदा सूमोटो कार्रवाई को मुस्तरद करने से मुताल्लिक यह फैसला अदालत का 4-3 से अक्सरियती फैसला बनता है, जबकि हमारे मोअज़्ज़िज़ 3 जजेस ने यह करार दिया कि उनका फैसला 3-2 की अक्सरियत से अक्सरियती फैसला है और इस इख्तिलाफ राय की वजह से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिसे बेंच का सरबराह बनाता है, वो जारी नहीं हो सका। हम ये समझते हैं कि हमारा फैसला यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी का फैसला अक्सरियती फैसला है और तमाम लोगों पर यही फैसला बाइंडिंग है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक जब बेंच को एक बार तश्कील दे दिया गया, कॉज लिस्ट जारी हो गई और उसे एक केस की समाअत करने की जिम्मेदारी दे दी गई, तो बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात से बाहर जाकर जुडिशल साइड पर यानी बेंच के पास चला जाता है और इस बेंच का कोई भी रुकन खुद को जाती वजूहात की वजह से, गैर मौजूदगी की वजह से या बीमारी की वजह से तो अलहदा कर सकता है और बेंच की दोबारा तश्कील उस सूरत में भी हो सकती है जब वो उसूलों के बरखिलाफ बनाया गया हो। ऐसी किसी भी सूरत हाल में मज़कूरा बेंच चीफ जस्टिस के सामने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला रखता है। इसलिए एक दफ़ा जब बेंच तश्कील कर दिया गया, कॉज लिस्ट जारी हो गई और बेंच ने केस की समाअत का आगाज़ कर दिया, तो चीफ जस्टिस दोबारा बेंच तश्कील नहीं दे सकते सिवाय उस सूरत हाल के जो अब से पहले बयान की गई है। फैसले के मुताबिक अदालत ने करार दिया है कि जब तक बेंच में से कोई खुद को अलहदा नहीं करता, तो बेंच के अंदर किसी भी किस्म का इख्तिलाफ नए बेंच की तश्कील के लिए एक दुरुस्त ग्राउंड नहीं है। ऐसा करना जज की आज़ादाना राय का गला घोटने के मुतरादिफ है। बेंच के किसी भी रुकन के इख्तिलाफ राय को दबाने की कोई भी कोशिश एक फ्री और गैर जानिबदार जस्टिस सिस्टम की बुनियाद को हिलाकर रख देगा। फैसले के मुताबिक किसी भी बेंच में अरकान का इब्तिदाई स्टेज में हतमी फैसला देना और बाद के स्टेज में प्रोसीडिंग में ना बैठने का मतलब उनकी बेंच से अलहदगी नहीं होती। मौजूदा केस में 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने यानी जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त से मुताल्लिक फैसला दे दिया और केस की मजीद समाअत से मुताल्लिक बेंच में बैठने या ना बैठने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस की तरफ से इस ऑप्शन का इस्तेमाल इन 2 जजेस के अदालती फैसले पर कोई असर नहीं रखता और 5 रुकनी बेंच की तश्कील सिर्फ एक इंतजामी अमल था ताकि 5 रुकनी बेंच की तरफ से मौजूदा केस की मजीद समाअत से मुताल्लिक सहूलतकारी हो और यह अमल जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी के अदालती फैसले को ना कलदम कर सकता है और ना इसे एक साइड पर रख सकता है। उनके फैसले को हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद काउंट करना पड़ेगा, इसलिए उनका मुख्तसर फैसला इस केस का हिस्सा है। जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी के फैसले को काउंट ना करना उनको बेंच से उनकी मर्जी के बगैर निकालने के मुतरादिफ होगा। इसलिए हम समझते हैं कि मौजूदा सूमोटो कार्रवाई में 7 रुकनी बेंच में से 4 अराकीन का इसे मुस्तरद करना अदालत का अक्सरियती फैसला है। हमारी राय मशहूर ज़माना पनामा केस की नज़ीर से भी मुस्तहकम होती है, क्योंकि पनामा केस में इब्तिदाई अदालती फैसला 3-2 की अक्सरियत से जारी किया गया और जब अक्सरियती फैसले के बाद जो केस की समाअत हुई थी तो उसमें वो 2 जजेस शामिल नहीं थे जिन्होंने इब्तिदा में हतमी फैसला दे दिया था, लेकिन उन्हें बेंच से अलहदा नहीं समझा गया और उन्हें 3 जजेस के हतमी फैसले में भी फरीक बनाया गया और वो 2 जजेस
नजरसानी अपील सुनने के लिए भी बेंच में बैठे थे, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तहरीर करदा फैसले में लिखा कि हमारे इदारे को मजबूत करने के लिए और उस पर अवाम के एतमाद को यकीनी बनाने के लिए हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि वक्त आ गया है कि हम वन मैन शो के इख्तियारात पर नजरसानी करें जो चीफ जस्टिस के दफ्तर के पास है। ये अदालत सिर्फ एक शख्स यानी चीफ जस्टिस के तनहा फैसले पर इन्हिसार नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को उसूलों पर मबनी एक निज़ाम के जरिए तमाम जजेस की मंजूरी के साथ रेगुलेट करना होगा, जिसमें सुमोटो दायरा कार के इस्तेमाल का इख्तियार, ऐसे केसेस को सुनने के लिए बेंचेस की तश्कील का इख्तियार, रेगुलर बेंचेस की तश्कील का इख्तियार और खुसूसी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक वन मैन शो चलाने का इख्तियार न सिर्फ मौजूदा दौर से मुताबिकत नहीं रखता, बल्कि ये अच्छी गवर्नेंस और जमहूरी उसूलों के भी खिलाफ है। वन मैन शो इख्तियारात को सिर्फ एक हाथ में महदूद कर देता है और निज़ाम में ताकत के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक खला पैदा कर देता है। जब एक शख्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हों तो इस बात का शुबा होता है कि इदारा आमराना बन जाए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ एक शख्स की पॉलिसीज़ की पैरवी होती है, जिसमें यह इम्कान और रुझान हो सकता है कि वो लोगों के हुकूक और उनके मफादात के खिलाफ जाए। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा इदारा लोगों के तासुर से अपनी ताकत हासिल करता है। इस अदालत की पूरी इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है, इसलिए वन मैन शो को नजरसानी की ज़रूरत है, क्योंकि यह मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को रोकता है, ताकत को एक जगह मरकूज करता है और आमराना निज़ाम के ख़तरे में इजाफा करता है। जबकि दूसरी तरफ जो इज्तिमाई मॉडल है वो अच्छी गवर्नेंस को यकीनी बनाता है, क्योंकि ये मॉडल इश्तराक पर इन्हिसार करता है और बेहतरीन नतीजे के लिए मुश्तरका फैसला साजी और बैलेंस ऑफ पावर पर इन्हिसार करता है। अदालत ने फैसले में मज़ीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने और केसेस लगाने के सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, मगर ये सितम ज़रीफ़ी है कि अदालत दीगर अवामी ओहदेदारों को तो ये बताती रही है कि उन्हें अपने सवाबदीदी इख्तियारात को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, मगर इसी मयार के तहत खुद को पाबंद करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 184(3) के तहत सुमोटो लेने, बेंच बनाने और केसेस लगाने के लामहदूद इख्तियारात आ गए हैं। और यही वो इख्तियारात हैं कि जिसके तहत चीफ जस्टिस ने सुमोटो लेने और फिर केसेस शुरू करके उन्हें मखसूस बेंचेस में लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इदारे को शदीद तनकीद की जद में ला खड़ा किया है और अदालत के एहतराम और तकद्दुस को नुकसान पहुंचाया है। इस आईनी इदारे के जजेस के तौर पर हमारे फैसले और एमाल तारीख में रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और उन पर तबसरे भी हो रहे हैं। आगे फैसले में पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लीगल स्कॉलर यासिर कुरैशी की किताब से एक इक्तबास कोट किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियारात पर तनकीद की गई है और जस्टिस साकिब निसार पर बतौर चीफ जस्टिस इन इख्तियारात के इस्तेमाल पर तबसरा किया गया है, जिसके मुताबिक जस्टिस साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस सुमोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के इंतजामी मामलात में इस हद तक मुदाखलत की कि जो पहले कभी नहीं देखी गई थी और उन्होंने खुद ही मुल्क के तमाम मुआशरती और मुआशी मसाइल हल करने का फैसला कर लिया था, जिसमें साफ पानी की फरहमी, दूध की पैदावार, करप्शन, अस्पतालों की मैनेजमेंट, तालीम और आबादी को कंट्रोल करना शामिल था। 2018 के इब्तिदाई 3 माह में ही जस्टिस साकिब निसार ने 30 सुमोटो नोटिस ले लिए। उनमें से अक्सर अखबारों में छपने वाले आर्टिकल्स, न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस या फिर सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर लिए गए थे। एक दफ़ा तो जस्टिस साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उस तस्वीर पर सुमोटो ले लिया जिसमें एक पतली गली में सूरज से जनाजा गुजर रहा था और फिर सुमोटो नोटिस लेने के बाद मुख्तलिफ केसेस की समाअत में साकिब निसार सरकारी मुलाजमीन को अदालत बुलाते, उनकी बेइज्जती करते और बदइंतजामी पर तबसरे करते, अहकामात जारी करते, कभी ऑफिसर्स को डिसमिस करा देते तो कभी तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते। और शायद जस्टिस साकिब निसार के सुमोटो के इस्तेमाल की सबसे मुतनाज़ मिसाल उनका यह हुक्म था कि मुल्क में पानी का मसला हल करने के लिए डैम बनाया जाए और फिर उन्होंने अरबों डॉलर्स का डैम बनाने के लिए डैम फंड बना दिया। फिर टीवी और अखबारी आर्टिकल्स में डैम फंड की भरपूर तशहीर के अहकामात जारी किए, यहाँ तक कि मुख्तलिफ केसेस में मुजरिमों को डैम फंड में पैसे जमा कराने के अहकामात दिए जाते थे। और फिर अदालत से बाहर जस्टिस साकिब निसार ने गवर्नमेंट इंस्पेक्टर और इंटरनेशनल फंड रेजर का रूप धार लिया। कभी वो अस्पतालों के दौरे करते तो कभी स्कूलों के और कभी वाटर फिल्टर प्लांट्स पर जाकर उसका मुआयना करते और इस सब में न्यूज़ चैनल्स के कैमरे उनके साथ होते। फिर आगे अदालत अपने फैसले में लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूत, आज़ाद और शफाफ इदारा बनाने के लिए हमें इसे एक ऐसा इदारा बनाना होगा जो कवायद और ज़वाबित का पाबंद हो और इसके लिए चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियारात को स्ट्रक्चर करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के गलत इस्तेमाल के खदशे का इजहार करते हुए साबिक चीफ जस्टिस अजमल मियाँ ने 7 रुकनी बेंच में से अक्सरियत की तरफ से यह करार दिया था कि इस दायरा कार को इस्तेमाल करने से मुतालिक इस अदालत को एक बैलेंस, मतवातिर और गैर इम्तियाजी पॉलिसी बनानी होगी। फैसले के मुताबिक गुजरते सालों ने जस्टिस अजमल मियाँ के खदशे को दुरुस्त साबित किया। गुज़िश्ता 20 सालों के तजर्बे ने यह वाज़ेह किया है कि आर्टिकल 184(3) के दायरा कार के इस्तेमाल से मुतालिक एक बैलेंस, मतवातिर और गैर इम्तियाजी पॉलिसी को फ्रेम करने की
अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मामले को सिर्फ एक शख्स के गैर तयशुदा सवाबदीद पर यानी चीफ जस्टिस के सवाबदीद पर छोड़ना मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जब भी चीफ जस्टिस तब्दील होता है तो आर्टिकल 184(3) के दायरा कार का इस्तेमाल भी तब्दील हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि हमारी नज़र में इसका हल यह है कि इस मामले पर अदालत अपने उसूल बनाने के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसूल बनाए कि आर्टिकल 184(3) को सिर्फ उस वक्त लागू किया जाएगा जब तमाम जजेस उस पर मुत्तफिक हो या चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 या 7 इब्तिदाई जजेस उस पर मुत्तफिक हो। और इस बात का क्राइटेरिया भी उसूलों में वाज़ेह करना चाहिए कि इस दायरा कार के अंदर किन केसेस को जगह दी जाएगी ताकि इससे मुताल्लिक अदालती प्रैक्टिस को हम आहंग और शफाफ बनाया जा सके। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक जहां तक आर्टिकल 184(3) के तहत बेंच की तश्कील देने से मुताल्लिक मामला है तो इसमें भी हम आहंगी और शफाफियत होनी चाहिए, जिसे सबसे ज़्यादा बेहतर इस तरह बनाया जा सकता है कि हर अदालती साल के आगाज़ पर एक 5 या 7 रुकनी रेगुलर बेंच बनाया जाए या साल में 2 दफ़ा 6-6 महीने की मुद्दत के लिए बेंच बनाया जाए जिसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में या आने वाले चीफ जस्टिस की सरबराही में सीनियर मोस्ट जजेस शामिल हो या हर सूबे की तरफ से सीनियर मोस्ट जजेस उसमें शामिल हो। मुकदमात के शुरू होने के बाद केस टू केस बुनियाद पर इस हवाले से खुसूसी बेंच बनाना शफाफियत और गैर जानिबदारी की नफ़ी है। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तहरीर करदा फैसले में लिखा कि यह हमारे 1 मार्च 2023 को जारी करदा मुख्तसर फैसले की तफसीली वजूहात हैं। इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदू खेल का आज का फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयानिए की जीत है। बेंच साजी मुनसिफाना नहीं तो फैसले कैसे मुनसिफाना तसव्वुर होंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुला, ये अक़लियती राय है। इस फैसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह हसन रज़ा पाशा। एक ब्रेक के बाद अदालत में वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। क्या हल है? हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, चीफ जस्टिस कह रहे हैं 3-2, बाकी जजेस कह रहे हैं 4-3 और आज तफसीली फैसला भी सामने आ गया। अब जो 3-2 का फैसला है उसके खिलाफ ही तो खिलाफ वर्जी पर तो तहरीक इंसाफ ने अपील की हुई है। क्या दुरुस्त है? कौन ठीक कह रहा है? 23/2 को 2 जज साहिबान जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने कैटेगरिकली 3 पिटिशन्स और सुओ मोटो इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया था और 3/2 की तारीख को आप इस केस की हेयरिंग की उसमें से नहीं निकाल सकते। बाद में ये हुआ कि 2 जज साहिबान ने रिक्यूज़ किया और ये मिस्ट्री थी कि ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, इन्होंने रिक्यूज़ किया या इनको निकाला गया। और आज का जो डिटेल जजमेंट फैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस मंदो खेल साहब का, उसमें ये क्लैरिटी आ गई कि उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया था बल्कि उनको निकाला गया था। तो जब अब ये भी क्वेश्चन आज चल रहा है कि ठीक है, चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार तो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस कर सकते हैं, लेकिन बेंच कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद क्या किसी जज को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बेंच से निकाला जा सकता है? ये क्वेश्चन भी आज अराइज़ हो रहा है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस की हद तक तो इस प्रपोजिशन में कोई वो नहीं है दूसरी राय कि ये डोमेन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की है, लेकिन किसी जज को उनकी मर्ज़ी के बग़ैर बेंच से निकालना ये मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इस इख्तियार में शामिल है। तो जब 2 जजेस साहबान ने अपने 23/2 के फैसले में इसको कर दिया, डिसमिस कर दिया 3 पिटिशन्स को, और साथ ही उन्होंने 184(3) की जो है वो जिसमें उन्होंने सुओ मोटो लिया उसको भी उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो फिर जो बाकी 2 जजेस रह गए थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंदो खेल साहब, उन्होंने अपने फ़ैसले के फुट नोट पे ये लिखा था कि उन 2 का फैसला भी इसके साथ में लाया जाए। तो ये फिर 4-3 ही बनता है मेरे हिसाब से। तो मतलब अगर 4-3 बनता है तो आज जो समाअत हो रही है जिसको कल 11:30 बजे सुबह तक मुलतवी किया गया है वो तो 3-2 के फैसले की खिलाफ वर्जी पर हो रही है। फिर ये समाअत कहाँ स्टैंड करती है अगर वो फैसला ही नहीं स्टैंड करता? शाहजेब साहब, ये है कंटेम्प्ट पिटिशन अगेंस्ट द जजमेंट पास्ड बाय 5 मेंबर्स बेंच जिसमें 3-2 का था। लेकिन अगर
उन 4 को शामिल किया जाए, 2 जो पहले थे तो फिर 4-3 का बनता है। मेरा ख्याल ये है, मेरी ज़ाती राय ये है कि पहले इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना चाहिए कि 4 जजेस ने अपना वर्डिक्ट इस हवाले से दे दिया कि ये पिटीशंस डिसमिस्ड हैं, और ये जो इख्तियार इस्तेमाल किया गया है उससे भी उन्होंने नेगेट किया, तो फिर ये कंटेम्प्ट नहीं बनती। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इसको पहले रिड्रेस करना चाहिए। मतलब ज़ाहिर है इसमें पनामा का केस का भी सहारा लिया है। जब जैसे मंसूर अली शाह लिखते हैं कि पनामा में भी यही हुआ था कि पहले 3-2 का फैसला आया, फिर 3 रुकनी बेंच बना, मगर जब फाइनल फैसला आया तो 5 रुकनी बेंच बन गया, 5-0 से फैसला आया, रिव्यू भी उन्होंने सुना। मगर अब इस क्वेश्चन को आप कह रहे हैं एड्रेस करना पड़ेगा पहले, तो एड्रेस करने के लिए चीफ जस्टिस साहब की तरफ देखते हैं, मगर इस फैसले में तो तनकीद ही चीफ जस्टिस साहब पर है। चीफ जस्टिस ही कह रहे हैं 3-2 है, तो फिर किसकी तरफ देखें, कौन एड्रेस करेगा इस सवाल को? देखें, माँ सिवाय चीफ जस्टिस साहब के और किसी के पास इस वक्त इख्तियार नहीं है, और हम भी बतौर इदारा ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की साख को बरकरार रखने के लिए और इसकी तौकीर को सलामत रखने के लिए ये ज़रूरी है कि अभी भी फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके इन मामलात को सॉर्ट आउट करें। और मैं अभी भी एक चैनल पे ये बात की थी कि तमाम जो जूरिस्ट हैं, जो अच्छे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ऑन बोर्ड लें, उनको अमाइकस मुकर्रर करके तो फुल बेंच इसका फ़ैसला करे कि क्या चीफ जस्टिस साहब का ये फ़ैसला कि वो पहले चले गए थे और 3-2 का है या आया 4-3 का है जिस तरह की गवर्नमेंट कह रही है, तो ये इस तरह तो ये बीच में ही रहेगा। अगर आज ये 5 रुकनी बेंच कोई फैसला और करता है तो उसकी सेंक्टिटी जो है वो किस तरह बरकरार रहेगी, जबकि गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इसलिए रिव्यू में नहीं गए कि हमारी समझ के मुताबिक 4-3 का है। और आज का जो 2 ऑनरेबल जजेस का जो इख्तलाफी नोट का जो तफसीली फैसला आ गया है, उसने तायीद की है गवर्नमेंट के वो अटार्नी जनरल, उस वक्त के अटार्नी जनरल साहब और लॉ मिनिस्टर के जो फैसला था। मगर फिर अगर फुल कोर्ट बने तो सिर्फ इस क्वेश्चन को एड्रेस करे, या फिर बुनियादी बुराई पैदा हुई वो 63A का जो फैसला था जिसमें 2 जजेस ने भी, मोसेस ने कहा था कि तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रहे हैं, दोबारा तहरीर कर रहे हैं, वहां से सारी खराबी पैदा हुई। फिर पंजाब असेंबली, फिर इस क्वेश्चन को भी देखा जाए, फिर जैसे असद मिनल्ला ने कहा कि ये भी देखें कि असेंबलियाँ तहलील दुरुस्त तौर पर भी हुई या नहीं हुई हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो कहते थे कि अरकान नहीं चाहते कि असेंबली तहलील हो। इस सबको देखें, फिर फुल कोर्ट जो खराबियाँ पैदा हुई उस सबको एड्रेस करें। शाहजेब साहब, हम बतौर इदारा 63A वाली जब वो पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग थी, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, 6 साबिक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 से 7 मेंबर्स, हम 10 बस्ता हाज़िर हुए थे बेंच में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, और हमने ये उस वक्त भी गुजारिश की थी कि ये बड़ा अहम मामला है तो इस पे फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दें। लेकिन उस वक्त भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने हमारी उस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया था। अभी जो ये पिछला फैसला हुआ है, ये इसमें भी हमने अपनी तरफ से यही रिक्वेस्ट की थी कि फुल बेंच, और बाकी स्टेक होल्डर्स ने भी फुल बेंच का कहा था, बल्कि हम एक स्टेप और नीचे आ गए थे। हमने ये कहा था कि अगर 9 रुकनी बेंच आपने रखना है तो ऊपर वाले जो 9 सीनियर जजेस हैं ये कर लें। और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये मुतालबा किया था कि सीनियर 9 जजेस को अगर रख लेंगे तो कम अज़ कम ये जो अब उंगलियां उठ रही हैं ये ना होती। और जो ये जो अब फैसले पे एतराज़ात आ रहे हैं, किसी के एक के हक में हुआ है, किसी एक के ख़िलाफ़ हुआ है। एक कहता है जी 22 करोड़ आवाम आपके पीछे खड़ी है, दूसरा कहता है जी कि ये फ़ैसला जो है वो ठीक नहीं हुआ और इसमें पिक एंड चूज़ करके किया गया है। तो ये सारे मसाइल का हल इस वक्त भी हम ये समझते हैं कि ये फुल कोर्ट के पास ही है। अगर फुल कोर्ट बन जाए तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, उसको आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब के एक ताज़ा बयान की वजह से एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में तनाज़ा खड़ा हो गया है, वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है, तो दूसरी जानिब सियासी तकसीम भी बढ़ती जा रही है। सख्त बयान दिए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के एक बयान ने सियासी कशीदगी मज़ीद बढ़ा दी है। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के बारे में कहा है कि वह हमें दुश्मन समझता है और हम उसे दुश्मन समझते हैं। अब हम दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। हम अब उस हद तक जाएंगे जहां ये नहीं सोचा जाता कि जमहूरी है या गैर जमहूरी। राना सनाउल्लाह के बयान पर इमरान खान ने अदालत से रुजू कर लिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान खान से इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने राना सनाउल्लाह के हवाले से कहा कि ये किसका नाम ले लिया है।
सर सिक्योरिटी से मुतमईन है? सिक्योरिटी जो है राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि या इमरान खान है या हम रहेंगे। इस पर क्या लेकिन कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि या ये रहेंगे या हम रहेंगे, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें। अगर वो कह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो नहीं रहेंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि अगर आज नामालूम पीछे ना हो तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। अपने अंपायर खड़े करने का मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता। जो अंपायर साथ मिलाकर खेलते रहे हों उनको लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या पता। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपके अल्फाज ख़तरनाक हैं, आपकी अप्रोच ख़तरनाक है, और खुदा न खास्ता कुछ होता है तो आपने अपने खिलाफ FIR कराई है, उन्होंने पहली अदालत से रुजू कर लिया है। मुल्क के वज़ीर दाखिला को क्या ये बयान देना चाहिए था जो आपने दिया है कत्ल से मुताल्लिक? देखें शाहजेब, FIR तो खैर वो हमारे ख़िलाफ़ पहले ही जो है वो कटवाना चाहता है, दरख्वास्त दी हुई है उसने। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर मैं ये आपको कहूँ कि शाहजेब तैयार हो जाओ, मैं कराची आ रहा हूँ, तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो उसके जवाब में फिर या तो आप कराची छोड़ के भाग जाएंगे, और अगर आप भी फिर सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर दोनों में से एक ही रहेगा ना। तो मामला ये है कि मैंने तो बड़ी आम फहम बात की है। इमरान की सियासत ही ये है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जो है वो छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मैं जो है वो तुम्हें अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। ये तक भी कहा है उसने लोगों के मतलब बाकायदा नाम लेके। जब उसकी फिर सियासत यही है तो उसके जवाब में फिर आप मुझे बताएं कि फिर हम क्या, या तो फिर हम छोड़ के भाग जाएं, और अगर हमने ये फ़ैसला किया है कि हमने खड़े होना है और अल्लाह के फजल से अपने पूरे कद से खड़े होना है, तो फिर ठीक है। फिर वो कहते हैं कि वो नहीं रहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे पूरी। मगर मुल्क का वज़ीर दाखिला तो आइन, कानून, जमहूरियत उसके तहत चलने की बात करेगा ना। ये थोड़ी कहेगा कि वो कहता है कि कत्ल करना चाहते हैं ये मुझे, तो जब हम उसको कत्ल करना चाहते हैं तो वो भी हमें कत्ल करना चाहता है, या फिर वो कत्ल हो जाएगा या हम कत्ल हो जाएंगे। मुल्क का वज़ीर दाखिला तो ये बात नहीं करेगा ना सर। नहीं शाहजेब, मुल्क का वज़ीर दाखिला ये बात नहीं करेगा तो एक पार्टी का सरबरा, एक साबिक़ वज़ीर आज़म रोज़ जो है वो एक कहानी घड़ के ले आएगा कि जी इन्होंने 5 बंदे तैयार कर लिए हैं, वो हमारे अंदर आ जाएंगे, वो आगे पुलिस वालों को कत्ल करेंगे, पुलिस वाले फिर आगे हमें कत्ल करेंगे। यानी मामला ये है कि उसकी तो अब सियासत ही ये रह गई है। वो या अपने आप को कत्ल करवाना चाहता है, और उसका दूसरा मतलब ये है कि वो दूसरों के ऊपर जो है वो इस किस्म का जो है इरादा रखता है। मामला ये है कि इसने बड़ी मेहनत की है पिछले 9-10 साल कि मुल्क को इस नहज पे, इस मुल्क की सियासत से रवादारी ख़त्म हो जाए, इज़्ज़त एहतराम जो है वो ख़त्म हो जाए, जो इख्तलाफ राय की बर्दाश्त या एहतराम की बात है वो ख़त्म हो जाए, और बात यहाँ पे आ जाए कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको जो है वो ख़त्म कर दूंगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आखिर जो है वो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। मगर राना साहब, अब जब आप ये कहते हैं कि हम जमहूरियत है नहीं है, इस चीज़ की जमहूरी रवैया, इस चीज़ की जब आप कहते हैं परवाह नहीं करेंगे, 90 की दिहाई देख ली ना, जब नफरतें इतनी बढ़ गई थी कि आपस में बात नहीं हो सकती थी, तो फिर हुआ क्या? फिर मार्शल लॉ लगा, एक डिक्टेटर आया, और 7 साल बाद आप लोगों को ख्याल आया कि नहीं मिलकर बैठते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं। तो वही साइकिल दोहराना है, क्योंकि जब तकसीम इतनी हो गई कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना, एक दूसरे से बात नहीं करनी, एक दूसरे को जेल में डालना है, तो फिर इसका यही नतीजा निकला था। क्या फिर उसी नतीजे की तरफ लेके जाना है मुल्क को? देखें शाहजेब, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, और ये ऐसी नाइंसाफ़ी है कि अगर कौम इस नाइंसाफ़ी का शिकार होगी, आप लोग जो है वो इसमें इस तरह से जो है वो अपने आप को जो है वो गैर मुतल्लक रख के बात करेंगे, तो ये इस मुल्क और कौम की तबाही का बायस बनेगा। आप मुझे बताएं, आप शाहजेब मुझे बताएं कि क्या ये सूरत हाल हमने पैदा की है? हम बात करने को तैयार नहीं है, हम बैठने को तैयार नहीं है। हमने कभी ये कहा है कि हम इसको जो है वो छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा है कि हम ये चोर है, ये डाकू है, हम इसको जो है वो हर कीमत पे ख़त्म करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो पिछले 5 साल 6 साल से कौन कर रहा है?
मगर साहब आप भी कहते हैं ना फितना है, मरियम नवाज साहब भी कहती है फितना है, सर कुचलना है। तो फिर इस रिवायत का आगाज आप लोगों ने नहीं किया। पाकिस्तान के सियासी निजाम में, रासब सवाल सुनिएगा, ज़ाहिर पाकिस्तान के सियासी निजाम में 2008 से 2018 तक हमें नजर आया था कि स्टेबिलिटी थी, इक्का दुक्का वाकयात के अलावा एक दूसरे की कबूलियत आ गई थी। इसका आगाज इमरान खान साहब ने किया है, आप लोगों को जेल में डाला, आपके तो अपने ऊपर हीरोइन का मुकदमा बनाया। मगर प्रॉब्लम है कि ये फिर साइकिल है ना, आप इनके साथ कर लें, वो इख्तियार में आ गए तो आपके साथ करेंगे, कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट की गेम होगी, कहीं आप हो रहे होंगे, कहीं वो होंगे, तो इस साइकिल टूटेगा कैसे? अगर क्या हल है इसका, अगर ये साइकिल को इसी तरह चलना है? शाहजेब आप देखें, शाहजेब मैं ये बात कह दूं कि आप लोग अगर इंसाफ की बात नहीं करेंगे, आप अगर लोग हक बात नहीं करेंगे, आप मुझे बताएं कि मैं आपके ऊपर एक ऐसा मुकदमा बनाऊं जिसकी सज़ा जो है वो मौत हो, तो क्या आपको समझ नहीं आ जाएगी कि मेरी नीयत क्या है, मैं चाहता क्या हूँ? तो ये सारा कुछ देख के आपने वो लम्हात और वो वाक़यात भी आपने सुने होंगे, देखे होंगे कि पूरी अपोजिशन जो है वो एक कमरे में बैठी है, पूरी अपोजिशन जो है वो वज़ीर आज़म का इंतज़ार कर रही है। उस वक्त का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जब वज़ीर आज़म की मिन्नतें कर रहा है कि जी जाएँ आएँ आके वहाँ पे ब्रीफिंग करनी है, वो कहता मैं चोरों के साथ मिलूँ, मैं तो डाकुओं को देखना नहीं चाहता, मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे हाथ मिलाना पड़ेगा। मगर रास्ता देखिए, खान साहब भी यही चाहते थे ना, या फिर सामने खड़े हो जाएं कि आप लोगों को खड़े होने का फैसला किया है, हम खड़े होने वाले लोग हैं, हम भागने वाले लोग नहीं हैं। खान साहब की भी यही अप्रोच थी ना कि आप लोगों को मुकाबला करके नहीं हराना है, आप लोगों का मैदान से सफाया करना है। उसके लिए उन्होंने इदारे भी इस्तेमाल किए, एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ थी, फिर जो कुछ हुआ, मगर आप लोग खात्मा नहीं हो सका। तो आप लोग भी खात्मा तो किसी सियासी कुव्वत का ऐसे नहीं कर सकते ना। तो हल क्या है? मैं फिर पूछ रहा हूँ, हल क्या है इस मुल्क का? अगर आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, इस रास्ते से कुछ अच्छा नहीं निकलना ना मुल्क के लिए। हल ये है कि जिसने इस फितना की और फसाद की सियासत की बुनियाद रखी है, उसकी आप निशानदेही करें, उसको डिफरेंशिएट जो करें। उनकी तो इसे शर्म नहीं आती? ये कहता है कि इनके साथ अगर नामालूम ना हो तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इससे पूछे कोई कि तुम्हें लेके कौन आया था, तुम्हारे प्रोजेक्ट की जो है वो कामयाबी जो है वो किसने करवाई थी? वो तो हम उनकी बार-बार निशानदेही करते हैं, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे जनरल फैज हो, चाहे जनरल बाजवा हो। आप ही जनरल बाजवा को भूल गए हैं, आप ही जनरल बाजवा के गुनाहों पर पर्दे डालने को तैयार हैं, उनकी बात नहीं करते। हालांकि जनरल बाजवा अपने इंटरव्यूज में जिनसे वो बाद में मुकर जाते हैं, क्या कह रहे हैं वजीर आजम के लिए, आपने तो देख ही लिया। वैसे ये मुल्क भी सोचे कि कैसे कैसे लोग आर्मी चीफ बन जाते हैं, जिनको बाद में आप कुछ कहने को तैयार नहीं है, पहले चुप नहीं होते थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि हम बाजवा साहब को भूल गए हैं। बाजवा साहब का किरदार जो है वो सारी दुनिया के सामने है, बिल्कुल हम उस किरदार को कंडेम करते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट से जिस किस्म के फैसले हुए, जिस किस्म के फैसले जो है वो होते रहे हैं, जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट होता रहा है, जिस तरह से पंजाब हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई, और जिस तरह से उनकी फैमिली जो है वो गैलरी में आके बैठी थी, जिस दिन मियां नवाज शरीफ को जो है वो नाहल करना था और वहाँ पे वो उनकी फैमिली जो है वो नारे लगा रही थी। आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर कौन है जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर जो है वो इत्मीनान करेगा? ये दायरे अदालत के फैसलों पर आपने आज भी बड़ी तफसील से बात की है, मगर अभी 3-2 से 4-3 हो गया मामला। आपकी अब डिमांड क्या है? एक तरफ चीफ जस्टिस हैं, वो कह रहे हैं 3-2, एक तरफ एक और फैसला आ गया, वो कह रहे हैं 4-3। आप क्या फुल कोर्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? जी, हमारी डिमांड है फुल कोर्ट। हमने इससे पहले भी कहा था कि फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट जो है वो बैठ के जो है वो फैसला करे। जो एक मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा था कि ज़रा ये तो देख लो कि ये असम्बलियाँ जो हैं ये आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो टूटी हैं, या एक आदमी की ज़िद, एक आदमी की हट धर्मी, एक आदमी की फितना परवरी की नज़र हुई हैं। ये चीज़ें भी तो देखनी चाहिए ना। एक आदमी कहता है कि मैं पूरी कौम को जो है वो आगे लगाऊंगा और मैं जो है वो हर चीज़ को रौंद डालूंगा, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। अगर वो इस रवैये से बाज नहीं आएगा तो फिर उसका जवाब वही है जो मैंने दिया है। और ठीक है, किसी कोई बुरा मनाए या वो किस हद तक बनता है बात करनी या किस हद तक बात नहीं बनती। मैंने तो सिंपल बात की है कि एक आदमी जो हर वक्त हमें ये कह रहा है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, तो फिर उसका हल आगे से यही है कि फिर या वो हमें नहीं छोड़ेगा या फिर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मगर साहब ये जो कॉन्फिडेंस है ये उस वक्त आता है जब आप हुकूमत में भी हों और आपको लगे कि एस्टैब्लिशमेंट भी आपके साथ खड़ी है। खान साहब में भी इसी किस्म का कॉन्फिडेंस था, नहीं छोड़ूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा। फिर आपने देखा क्या हुआ, हालात व वाक़यात बदल जाते हैं। नहीं तो फिर ये हुकूमत में ये कहता रहा ना कि मुझे इख्तियार हो तो मैं 500 आदमी को फांसी लगाऊं, ये कहता रहा ना।
वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? और उनके साथ तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी थी, प्लेट में रख के दे दें ताकि ये हमारे गले पे छुरी चलाए। तो राणा साहब उसका नतीजा निकला क्या? उनके साथ तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी थी, जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी थी। अब तो जुडिशरी उस तरफ खड़ी है और वाज़ेह तासुर है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दूसरी तरफ खड़ी है। आप लोग क्यों इतने कॉन्फिडेंट है? वही नहीं कर सके इस सब के बावजूद? नहीं शाहजेब, आप कम से कम आप ये तो कहें ना कि ये गलत है और इस गलत की बुनियाद, इस गलत को कंटिन्यू करने वाला ये वो बंदा है जो लोगों को कहता रहा कि आपके मुखालिफ नजर आए आपको तो उनको चोर कहो। राणा साहब, हम अपने इंटरव्यूज में बार बार हाईलाइट करते हैं, बंदा है जो कहता रहा माओ को कि बच्चे, आपके बच्चे जो है स्कूल जाएं तो वो दूसरी पार्टी के बच्चों को चोर कहा करें। राणा साहब, हम बार बार खान साहब के बयानात, खान साहब के बयानात के तजादात, खान साहब की गलत बयानियां बार बार ही हाईलाइट करते हैं इस शो में। वो इंटरव्यू में आ जाकर कर लेंगे। अभी इस वक्त आपका बयान दिखा के आपको इंटरव्यू कर रहा हूं ना, आपसे सवाल कर रहा हूं। तो शाहजेब, अगर वो अपना रवैया नहीं बदलेगा, अगर वो मामलात को इस नहज पे जिस पे उसने पहुंचा दिया है उससे वो वापस नहीं होगा, तो फिर जो है वो मैं तो बिल्कुल ये बात कहने से कासर हूँ कि जी हम उसके सामने जो है वो झुक जाएं और हम कहें कि जी ठीक है जी आपने जो करना है आप करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ईंट का जवाब जो है वो बिल आखिर पत्थर से देना होगा। राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त मुल्क में मुकम्मल तौर पर सियासी तकसीम नज़र आ रही है जिसका कोई हल सामने नहीं नज़र आ रहा है। जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।